हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी लोग का एल डी स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से। और कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं हम लोग अपना थर्ड जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ठीक, परमाणु तथा अणु। तो परमाणु तथा अणु हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी आगे तक हम लोग इसमें जो है पहुंच जा चुके हैं, काफ़ी आगे तक निकल गए हैं। एक दो हो सकता है आज या कल के यानी कि लेक्चर में आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के थोड़ा सा बहुत एक्सरसाइज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में हम लोग क्या काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ आप लोग परमाणु भी जान गए हैं, आप लोग अणु के बारे में भी जान गए हैं, आप लोग ये वो रासायनिक संयोजन के बारे में भी जान गए हैं। ठीक, रासायनिक संयोजन के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आप लोग को। ठीक, और क्या क्या बताया आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया, डाल्टन्स थ्योरी भी बताया, और न जाने क्या क्या बता डाला। खैर ये तो कल की बात थी। अब हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग का आज का क्या टॉपिक है। आपकी सब चीज़ तो याद हो, गणित में एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। अगर न याद हो, भूले भटके लोग दुनिया में, बहुत जिम्मेदारियाँ तुम लोग के कंधे पर, भूल भी सकते हो। तो फिलहाल इसको छोटा सा रिवीजन हो जाए। परमाणु अणु नहीं करवाऊँगा, ये आप लोग अपने से रिवीजन करिए, इसको क्या ही करवाना है। तो सीधे देखो, रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन बताया था आप लोगों को। तो रासायनिक संयोजन में क्या होता है कि जब दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं, या दो तत्व जब मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उससे जो तीसरी चीज़ या तीसरा पदार्थ या तीसरा यौगिक तत्व बनता है या प्रकट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, जब दो तत्व आपस में क्या करते हैं, अभिक्रियाएँ करते हैं और उससे निकल कर तीसरा जो पदार्थ आता है या तत्व आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहता है। फिर मैंने इसको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये पहले से दूसरे क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ क्या मैं, कल वाली क्लास का नहीं। रुको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, खैर इसको भी पढ़ लो एक मिनट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये चीज़ में बताया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया था कि क्या होता है, न नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें दिखाया गया है कि कोई भी जो यौगिक बनते हैं उसका हमेशा क्या होता है, अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि जितना उसका अनुपात है फिक्स है। जैसे मान लो H2O का मैंने उदाहरण लिया था आप लोग के लिए कि इसका अनुपात 1:8 रहता है, तो दुनिया किसी भी कोने में 1:8 ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, जापान, नेपाल, भूटान, तुम कहीं भी चले जाओ, ये कितना रहेगा, इसका जो रेशियो फिक्स रहेगा 1:8। ठीक, ये चीज़ बताई थी। इसके बाद में बताया था डाल्टन्स थ्योरी बताया था। क्या बताया था, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। डाल्टन्स थ्योरी के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन्होंने कुछ 3-4 पॉइंट दिए थे, अब इसको लिखूंगा नहीं, देख लो, ऐसे सुन लो, लिख भी दूंगा यार, ऐसी क्या बात है। 3-4 पॉइंट इन्होंने दिए थे, ये कि क्या होते हैं, परमाणुओं के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। परमाणुओं के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इन्होंने दिया था कि द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, न विनाश होगा न नष्ट होगा, जैसे कि पीछे मैं बताया। ऐसे ही कई सारे इन्होंने क्या दिए थे, पॉइंट दिए थे। ठीक है, डाल्टन सर ने, तो ये भी आप लोग का रिवीजन हो गया। इस समय शादियों का माहौल चल रहा है, डीजे वाले अपने पूरी लय में रहते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग और कुछ चीज़ें पढ़े थे ना। हाँ, परमाणु अणु आप लोग को पता ही है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारा परमाणु होता है और
परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये भी आप लोग को क्लियर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने आप लोग को एक काम कर दिया था कि आप लोग को आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग की बुक में, उसको आप लोग को याद करना है। उसमें क्या क्या याद करना है, उसमें सिंबल याद करना था, ठीक है, सिंबल याद करना था, उसमें का चार्ज याद करना था, ठीक, चार्ज याद करना था, इन सब का मास याद करना था, ये सारी चीज़ें क्या करना था, याद करना था, क्योंकि ये जो है आगे आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। तो अभी तक जो लोग नहीं किए हैं याद कर लेंगे, जो लोग कर लिए हैं वो लोग भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग जो है आज का टॉपिक अपना शुरू करेंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है आयन, ठीक। क्या टॉपिक है, आयंस, आयन। अब देखो आयन क्या होता है। आयन समझो कि परमाणुओं के कणों का जो समूह जिसमें क्या होता है, कुछ न कुछ चार्ज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। परमाणुओं का समूह, वो समूह जिसमें कुछ न कुछ चार्ज होता है। परमाणुओं का वो समूह जिसमें कुछ न कुछ चार्ज होता है, कुछ न कुछ क्या होता है, चार्ज होता है या आवेश होता है, कुछ न कुछ चार्ज होता है या आवेश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुओं का वो समूह जिसमें कुछ न कुछ आवेश होता है। आवेश मतलब कि चार्ज। जैसे मैं आप लोग को बताया था कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इसकी खोज किसने की थी, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये हम लोग कल जो है डिस्कस किए हैं बड़े प्यार से, ठीक। तो यही चार्ज की हम लोग बात करेंगे इसमें, किसमें, परमाणुओं में, सॉरी आयन में। तो परमाणुओं का वो समूह जिसमें कुछ न कुछ चार्ज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक। अभी देखो ये आयन क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ऐसे लिख लो, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। देखो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हमारा होता है ऋण आयन, एक होता है धन आयन। ऋण आयन और ऋण आयन तथा धन आयन, धन आयन। अब देखो उस आयन में, जिन आयन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ऋण यानी कि निगेटिव, धन माने कि पॉजिटिव या प्लस का साइन। जिन आयन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा या कि नकारात्मक चार्ज होगा। क्या होगा, नकारात्मक आवेश होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। जिसमें धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। या ऐसे समझो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें ये ज़्यादा होगा, वो क्या, ऋण आयन हो जाएगा। धन आयन में क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन की मात्रा अधिक होगी, ठीक। समझ गए आप लोग आयन्स क्या होते हैं। ठीक, आयंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। परमाणुओं का वो समूह जिसमें क्या होता है, कुछ न कुछ चार्ज होता है, वो हमारा क्या होता है, आयन होता है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है हम लोग की
10th में ये आप लोग की बहुत हेल्प करेगा, यहीं से केमिस्ट्री लोगों की वीक हो जाती है, मजबूत हो जाती है। होता है रासायनिक सूत्र बनाना। क्या? रासायनिक सूत्र लिखना या बनाना। सूत्र लिखना या बनाना, कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग, लिखना मान लेते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक, कि रासायनिक सूत्र बनता कैसे है। देखो मैं आप लोग को बताया ना कि जो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है, ये परमाणु है। ठीक, इसमें कुछ न कुछ चार्ज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग रासायनिक सूत्र बनाते कैसे। ठीक, कि रासायनिक सूत्र जो है हम लोगों का बनाते, रासायनिक सूत्र हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा हम लोगों का। जैसे मान लो क्या है, HCl। ठीक, तो HCl, अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, +1, Cl में -1। ठीक, तो इसके चार्ज को जब इसका हम लोग का सूत्र बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, H के नीचे क्या है, इसका चार्ज कितना है, +1 है। ये सब चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। किससे? आवर्त सारणी से। ये सारी चीज़ें किसमें कितना साइन है, इसका चिन्ह क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन में क्या है, +1 है, Cl में क्या है, -1 है। सॉरी Cl, H में क्या है, +1 चार्ज है, Cl में क्या है, -1 चार्ज है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे समझो कर देंगे। ठीक, अब 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, H 1 चार्ज है तो लिखते नहीं है, Cl दोनों भी क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है लिखते नहीं हैं। ठीक, समझ गए आप लोग रासायनिक सूत्र बनाना। देखो कैसे बनाना है। जो भी तुम्हारे परमाणु होते हैं उनका कुछ न कुछ चार्ज होता है, कुछ न कुछ चार्ज वो रिलीज करते हैं। जैसे Cl -1 होता है, K +1 होता है। ठीक, प्लस में होता है, H क्या होता है, प्लस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से क्या करना पड़ेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो इसको आपको याद करिए कि इसमें चार्ज कितना है या मास कितना है, क्योंकि जब ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट है। जब तक आपको इसका चार्ज याद नहीं होगा कि इसमें कितना चार्ज है, या ये ऋण आयन निकालता है या धन आयन निकालता है, तब तक आपके लिए सूत्र बनाना बहुत ही मुश्किल है, या समझ लो कि नामुमकिन है। ये समझो कि बहुत ही मुश्किल है। तो पहले आप लोग को ये चीज़ पीरियोडिक टेबल से याद करनी पड़ेगी सूत्र बनाने से पहले। तो जैसे मैंने HCl का एग्जाम्पल दिया। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं NaCl का। किसका? NaCl, यानी कि नमक जो होता है। ठीक, यानी हम लोग किसको कहते हैं, सोडियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। Na क्या होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है। ठीक, अब Na में क्या होता है, देखो Na है, Na में प्लस चार्ज होता है। ठीक, +1, Cl में -1। ठीक, अब इसका चार्ज हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। Na में कितना है, +1, Cl में कितना है, -1। अब इसका ऐसे कर दो। ठीक, मतलब कि Na को लिखो पहले, Na चार्ज कितना है, -1, 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद Cl लिख दो, क्योंकि दोनों में चार्ज एक है तो लिखते नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे हम Cl2 लिखा देते। समझ गए कि ये रासायनिक सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, रासायनिक सूत्र में हम लोग कैसे करते हैं। तो मेन चीज़ है आप लोग को चार्ज जो है याद करना पड़ेगा, सिंबल याद करना पड़ेगा, तब ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, एकदम सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। इसमें कुछ नहीं करना और ये आगे चल के आप लोग के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपना तीसरा टॉपिक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना तीसरा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। जो बहुत धूल उड़ रही है यार,
क्या करेंगे, अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो हम लोग का है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान। ठीक, हम लोग का तीसरा टॉपिक क्या है? आणविक द्रव्यमान या एटॉमिक मास जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो आणविक द्रव्यमान क्या है। अब इसमें भी आप लोग को क्या पड़ेगी, थोड़ा सजा रहा हूँ इसको, अच्छा लगने लगे। ठीक, आणविक द्रव्यमान में क्या होता है, किसी भी जो परमाणु हैं, परमाणुओं के योग का द्रव्यमान क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, परमाणु के योगों का द्रव्यमान क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे अब इसके लिए आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। परमाणुओं का क्या द्रव्यमान आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसीलिए बताया कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको पढ़िए अच्छे से, बुक में भी दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग की केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। फिर आप लोग कहेंगे कि सर हमारा बेसिक मजबूत नहीं है। तो बेसिक अभी पकड़ा रहा हूँ तो बेसिक पकड़िए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, एकदम कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझिए इसको, बहुत आसान है। ठीक, इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। हाथ से रफ नहीं होता, मज़ेदार यार। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, जैसे मान लो क्या हो गया, HCl। क्या हो गया? HCl। अब H का कितना होता है द्रव्यमान? 1। Cl का कितना होता है? देखो Cl का लोग 35 ले लेते हैं मान। इसका जो द्रव्यमान है वो हम लोग क्या लेते हैं, 35 लेते हैं, या 35.5 होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको 35 ले लेते हैं या 36 ले लेते हैं, किसको, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में जो इसके रियल वैल्यू है, जो इसका रियल द्रव्यमान है, वो है 35.5। किसका? क्लोरीन का, Cl का। ठीक है, HCl। तो ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 36.5। तो इसमें क्या कुछ खास नहीं करना, बस क्या है, इसका आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए और इसका आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। मेन चीज़ है आप लोग को द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो ये सारा ख्याल किस चीज़ का है? द्रव्यमान का है। तो आप जब किसी पदार्थ का द्रव्यमान पता होगा तत्वों का, तो आप इसको बहुत आसानी से आणविक द्रव्यमान जो है आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और कोई भी उठा लो, चाहे जो उठा लो। जैसे मान लो और उठा लेते हैं हम लोग, हम मान लो CO2 उठा लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा। C कितना होता है? 12 होता है। फिर प्लस O का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब ये 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। अब 32 10 42 2 44। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आया? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या आया? 42। क्या आया? 42 बोल रहा हूँ, 44 आया। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान बहुत ही कठिन नहीं है, बस आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आप लोग इस सारी चीज़ें कर लेंगे। या तो कहता हूँ कि 9th की केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक, सब कुछ बहुत ईजी है, ये भी आप लोग समझ गए। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं कि परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह के योग को
योग को, परमाणुओं के समूह के योग को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक समझिए आप लोग। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? परमाणुओं के समूह के योग को। परमाणु क्या हो गया? जैसे मान लो हाइड्रोजन क्या हो गया? ये क्या है? इसमें परमाणु के कण हैं। इसका क्या है? इसका समूह एक, इसमें क्या मिल गया? क्लोराइड मिल गया, Cl मिल गया। तो क्या हो गया? ये एक बन गया समूह, परमाणु का समूह बन गया। अब इसका योग कैसे निकलेगा? इसका मास कितना हो गया? 1 हो गया। इसका हो गया 35.5, तो इक्वल टू क्या हो गया? 36.5। क्या हो क्या रहा है आज? गला से जा रहा है। 36.5। तो ये क्या हो गया? ये HCl का आणविक द्रव्यमान है। किसका? सॉरी, हाँ, HCl का क्या है? आणविक द्रव्यमान है। ठीक, और ऐसे मान लो क्या हो गया? CO2 हो गया। क्या हो गया? CO2 हो गया। जिसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। C का कितना होता है? 12 होता है, प्लस O का कितना होता है? 16 होता है। अब यहाँ O2 दो ठो है, तो 2 को क्या कर देंगे? गुणे में रख देंगे, तो 16 दूना 32। अब 32 12 कितना होता है? 44। ये क्या हो गया? ये आणविक द्रव्यमान हो गया। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात इसमें जो है नहीं है। ठीक, ये भी हो गया आप लोग का। हाँ देखो, इसको हम लोग एक चीज़ भूल जा रहे हैं, इसके आगे हम लोग यू लगा देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यू लगाने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम आगे बताते हैं। आप लोग बुक में भी देखे होंगे, कई बार ग्राम भी लगाया जाएगा, लेकिन जब हम लोग मोलरता पढ़ेंगे, ठीक, मोलरता या मोल संरक्षण का नियम है इसमें, कल के वीडियो में हो सकता है कवर हो जाए या आज ही के हो जाए कवर। तो मोलरता या मोल संरक्षण का नियम, उसमें हम लोग फिर आगे चल के उसमें ग्राम का यूज लगाना शुरू कर देंगे, या मोल लगाना शुरू कर देंगे, मोल लगाना शुरू कर देंगे। ठीक, अभी के लिए हम लोग यू यानी कि यूनिफाइड, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिफाइड। ठीक, जैसे मान लो क्या है? 44U। यू इक्वल टू क्या है? ये यू क्या है? ये यूनिफाइड है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड। आप लोग के NCERT बुक में भी ये लिखा हुआ है। जैसे कोई भी साड़ी आप लोग देखेंगे तो उसमें कोई वैल्यू है, तो जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड। ये चीज़ बताना था आप लोगों को। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोल। क्या पढ़ेंगे? मोल। ठीक, मोल, इसको इंग्लिश में भी मोल ही कहते हैं यार। ये बहुत मोल, बहुत अनमोल है, इसका बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये भी आप लोग का साथ नहीं छोड़ेगा, बहुत लॉयल आदमी है। ठीक, मोल। अब मोल देखो 1967 में इसकी जब सर ने खोज की, तो 1967 में इसे मात्रक के तौर पर या इकाई के तौर पर इसको क्या कर लिया गया? मान लिया गया। किसकी? इकाई या मापन के लिए समझो इसको, मोल को 1967 में रख लिया गया। तो मोल बेसिकली समझ लो कि एक इकाई है जो परमाणुओं के योग या संयोग को क्या करता है? नापता है। ठीक, क्या करता है? उसको मापन के लिए ये एक इकाई है जिसको 1967 में स्थायी कर लिया गया। इसका मान शुरू कर दिया गया किस सन में? 1967 में जो है इसका मान रख लिया गया, या इसे मान लिया गया। क्या किया गया? मान लिया गया, मान लिया गया। ठीक, मोल। तो मोल में भी कुछ बहुत खास है नहीं, इसको समझो, बहुत इजी है, और ये भी बहुत लॉयल आदमी है भैया, आपका साथ नहीं छोड़ेगा ये। तो मोल क्या है? इकाई है। एक क्या है? एक इकाई है जो कि मापन के लिए है। किसके लिए है? मापन के लिए। और आगे बहुत सारी चीज़ें, ये मोल है, फिर इसके बाद मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसकी हम लोग क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं पदार्थों की इकाई, पदार्थों की इकाई का मापन
पदार्थों की इकाई के मापन के लिए मोल को 1967 में मान लिया गया। क्या किया गया? मान लिया गया मात्रक के तौर पे मान लिया गया। ऐसे लिख लो यहाँ पे 1967 में, इसको रख कर दो, मात्रक के तौर पर मान लिया गया। मात्रक के तौर पे, और इतनी खराब राइटिंग में नहीं लिखूंगा यार, आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। 1967 में मात्रक के तौर पे क्या किया गया? तौर पे मान लिया गया। ठीक, क्या किया गया? मान लिया गया। इसको ऐसे समझो कि इसको मात्रक के तौर पर मान लिया गया, किसको? मोल को। पदार्थों की इकाई का मापन के लिए मोल को मात्रक के तौर पर मान लिया गया। कब मान लिया गया? सन 1967 में इसको जो है मान लिया गया। बाकी इसका जो खोज है पहले हुई थी। इनको 1 मिनट यार, आँख में कुछ पड़ गया। हाँ ठीक है, मान लिया गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या? मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या नया आ गया बवाल, दिमाग में आ रहा होगा खुराफात, है ना, कि मोलर द्रव्यमान। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है। अभी तो हम लोग मोल को जो है जान लिए कि मोल भैया बड़ा अनमोल है, इसको लाया गया 1967 में, इतना अनमोल था तभी इसको हम लोग माने कि आ जाओ, अच्छा तुम भी हमें परेशान करो। परेशान तो कर ही रही पूरी दुनिया, तुम आओ तुमको भी पढ़ें, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। देखो, जो पदार्थ है, जो मोल की जो मात्रक की जो इकाई होती है, उसके द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी मोल से, ऐसे समझो कि मोल से पदार्थों क्या जो मतलब मापन पर जो निकलता है, उसके द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, या समझो कि पदार्थ के मोल इकाई के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा से लिखते हैं। ठीक, परिभाषा से क्या करते हैं? इसको लिखते हैं कि किसी भी पदार्थ के मोल इकाई के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं किसी भी पदार्थ के मोल इकाई के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अभी ये बात भी आप लोग को समझ में आ चुकी, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, अब इसके आगे का जो हम लोगों का टॉपिक है, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बगल में भैया बज रहा है डीजे और आप लोग अभी वीडियो हो जाएगा खराब। तो हम लोग का जो कल का टॉपिक है वो मोल संरक्षण का नियम। मोल संरक्षण का
नियम। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है कल का। इससे हम लोग को क्या करना है, इसको कल हम लोग अब जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे और मोल को यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मोल एक्चुअली में है क्या। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली आज बज रहे हैं 10:30, वीडियो रिकॉर्ड करते हो सुबह हम लोग किए नहीं, तो इसलिए थोड़ा नाइट में लाउड रहता है। नहीं, सुबह सुबह की वीडियो रिकॉर्ड होती है तो बहुत अच्छा रहता है, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं रहता। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्लास कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और कोई डाउट है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको बेशक कमेंट करिए और चलते हैं, तब कल मिलते हैं।